माननीय सरकारवाह जी, माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, उपस्थित सभी संघ के माननीय अधिकारीगण और राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले सभी गणमान्य जन, विदेशों का प्रतिनिधित्व भारत में करने वाले सभी डिप्लोमैट्स, पूज्य संत चरण, माता भगिनी। 2018 में इसी प्रकार का एक कार्यक्रम इसी सभागृह में हुआ था। संघ के बारे में बहुत सारी चर्चाएं चलती ही है। ध्यान में आया कि चर्चा में जानकारी कम है। जो जानकारी है वो ऑथेंटिक नहीं है और इसलिए अपने तरफ से संघ की सत्य और सही जानकारी देना, जो भी संघ के बारे में चर्चा हो वो परसेप्शन के आधार पर न हो, फैक्ट्स के आधार पर हो। वो मालूम होने के बाद निर्णय क्या करना, निष्कर्ष क्या निकालना, वो तो जो सुनेगा उसका अपना अधिकार है। किसी को कन्विंस नहीं करना है, बस बताना है। इस उद्देश्य से वो संवाद हुआ और वो संवाद अपेक्षाकृत बहुत अच्छी तरह हुआ। संघ के बारे में सत्य जानने के बाद बहुत सी बातें जो मन में बिना कारण थी वो चली गई। उस सभा में आए हुए सब लोग संघ के बन गए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो उद्देश्य भी नहीं था। अभी शताब्दी के कार्यक्रमों का विचार जब हो रहा था तब फिर से ये कल्पना आई कि फिर से ऐसा एक संवाद उस समय एक ही स्थान पर हुआ था, देश में 4 स्थानों पर हो, ताकि अधिक लोग उसमें सहभागी हो सके, बाद में प्रश्न पूछ सके। लेकिन जो पहले बताया उस समय भी मीडिया ने बहुत अच्छी तरह उसको सारे देश में पहुंचाया था, तो वही सारी बातें फिर से बतानी है क्या? संघ एक विषय है तो संघ के बारे में हर साल नया बताने का कुछ नहीं रहता है। तो इस बार ये हुआ कि 100 वर्ष पूरे हो गए, आगे हम संघ के कार्य को कैसा देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये भी रखा जाए। इसलिए न्यू हॉराइजन्स, नए क्षितिज, ऐसा शब्द व्याख्यानमाला के टाइटल में है। और दूसरा ये किया जाए कि 70-75% नए लोगों को बुलाया जाए। तो इसलिए जो 2 व्याख्यान होने वाले हैं उसमें आज के व्याख्यान में संघ के बारे में मैं बताऊंगा। पिछली बार जो 2 भाषणों में बताया वो एक भाषण में बताऊंगा। 100 साल की संघ की यात्रा हो रही है। क्यों हो रही है? संघ चलाना है ऐसा नहीं है। संघ चलाने का एक उद्देश्य है। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों शुरू हुआ, इतनी सारी बाधाएं वगैरह आई, स्वयंसेवकों ने सारी कठिन परिस्थितियों में से रास्ता निकालकर इसको चलते क्यों रखा, और 100 साल चलने के बाद भी नए क्षितिजों की बात क्यों कर रहा है, इसका अगर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है तो वो वाक्य संघ की प्रार्थना के अंत में हम स्वयंसेवक लोग रोज कहते हैं, भारत माता की जय। अपना देश है, उस देश की जय जयकार होनी चाहिए। उस देश को विश्व में एक अग्रगण्य स्थान मिलना चाहिए। लेकिन क्यों मिलना चाहिए? अग्रगण्य स्थान तो एक ही देश प्राप्त करेगा
और विश्व में सैकड़ों देश हैं, उसके लिए भी एक नई स्पर्धा उत्पन्न करनी है क्या? तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक सत्य है। दुनिया में इतने देश है, क्यों है? विश्व बहुत पास आ गया है। अभी ग्लोबल बात होती है। विश्व पास आ गया है, इसलिए ग्लोबल विचार करना ही पड़ता है। तो एक देश के बड़े होने का महत्व क्या है? तो यद्यपि सारे विश्व का जीवन एक है, मानवता एक है, फिर भी वो एक जैसी नहीं है। उसके अलग अलग रूप है, अलग अलग रंग है। और ऐसा होने के कारण विश्व की सुंदरता बढ़ी है, क्योंकि हर एक रंग का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। और अगर विश्व के इतिहास को देखते हैं तो स्वामी विवेकानंद का वो कथन कि एवरी नेशन हैज ए मिशन टू फुलफिल, प्रत्येक राष्ट्र को एक मिशन होता है दुनिया में जो फुलफिल करना है। प्रत्येक राष्ट्र का विश्व में कुछ योगदान होता है जो समय समय पर उसको करना पड़ता है। वैसे भारत का भी अपना एक योगदान है। विश्व के किसी देश को बड़ा होना है, अपने बड़प्पन के लिए नहीं होना है। उसके बड़े होने से विश्व के जीवन में जो एक आवश्यक नई गति चाहिए वो पैदा होती है, उसका उस प्रकार का योगदान होता है। इसलिए योगदान करने लायक उसको बनना है, इसलिए बड़ा होना है। और इसलिए संघ के निर्मिति का प्रयोजन भारत है, संघ के चलने का प्रयोजन भारत है, और संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। क्योंकि भारत का एक योगदान दुनिया में हो, योगदान उसको देना है, उसका समय आ गया है। इसके बारे में कल हम अधिक चर्चा करेंगे। परंतु ये भारत के उत्थान की शुरुआत कब हुई? तो एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है जो अभी भी चल रही है। हमारे इतिहास में हम जानते हैं कि हम वैभव के शिखर पर थे, स्वतंत्र थे, फिर आक्रमण हुए, हम परतंत्र हुए, और 2 बार बड़ी परतंत्रता झेलकर हम स्वतंत्र हुए। उस परतंत्रता में से मुक्त होना ये पहला काम था। अपने देश को बड़ा करना है तो स्वातंत्र्य आवश्यक है। श्रृंखलाओं में बंधा आदमी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता, और इसलिए अपने लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। तो ये स्वातंत्र्य के लिए प्रयास शुरू हुए, और एक व्यापक अखिल भारतीय प्रयास, उसके लिए युद्ध 1857 में हुआ। वह युद्ध कुल मिलाकर विफल हुआ, और उस विफलता के कारण देश में विचार शुरू हुआ कि ये हमारा देश है, हमारी जनसंख्या प्रचंड है, हमारे अपने राजा महाराजा है, हजारों मील दूर से आकर मुट्ठी भर लोग जो इस देश को जबरदस्ती चला रहे थे, उनके सामने हम हार कैसे गए, हार क्यों गए? तो बहुत आशावादी लोगों का उत्तर था कि इस बार हार गए तो क्या हो गया, फिर से एक बार ऐसा ही प्रयास करना चाहिए, सशस्त्र क्रांति। तो एक धारा वो फिर से बह चली, क्रांतिकारकों की धारा। देश के लिए अपना जीवन, अपना यौवन हवन करने वाले लाखों उदाहरण उस धारा में से निकले, जो हम सब के आज भी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श है जीवन के बारे में।
देश समर्पित जीवन कैसा होता है। परंतु उस धारा का प्रयोजन समाप्त हो गया स्वतंत्रता मिलने के बाद, और इसलिए सावरकर जी उस धारा के एक दैदीप्यमान रत्न थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद पूना में अपने उस क्रांतिकारक अभियान का समापन विधिवत कर दिया, सार्वजनिक कार्यक्रम करके। तो धारा अब नहीं है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है, परंतु देश के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा स्रोत वो धारा बनी है। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये लड़ाई में हम कम थे इसलिए नहीं हारे हैं, हमको राजनीति का पता नहीं है, लोगों में राजनीतिक जागृति नहीं है, केवल सैनिक लड़ेंगे तो काम नहीं होता है, सामान्य व्यक्ति भी खड़ा होना चाहिए, और इसलिए हम परतंत्र है इसका उनको भान करा देने वाला राजनीतिक उपक्रम करना चाहिए। तो उस स्वतंत्रता के युद्ध के बाद 57 के बाद भारतीय असंतोष ठीक से व्यक्त हो और वो हानि न करे, इसलिए कुछ व्यवस्था हो रही थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको अपने वश में कर लिया और उसको स्वतंत्रता के लड़ाई का हथियार बनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से वो धारा चली। उसी में से अनेक प्रकार के राजनीतिक प्रवाह निकलकर आज हम देखते इतने सारे राजनीतिक दल अपने देश में है। स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के लिए लोगों की राजनीतिक जागृति, ये लक्ष्य उनका था और वो अच्छी तरह से हो गई। सामान्य व्यक्ति भी, चरखा तो अपने देश का परंपरागत है, वो नई बात नहीं थी, लेकिन देश के लिए चरखा चलाना ये बात सिखाई उस राजनीतिक आंदोलन ने। देश के लिए जीना मरना, हर काम में देश का विचार करना, ये वातावरण सारे देश में हो गया। फलस्वरूप स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र संघर्ष भी चल रहा था, उनका भी बड़ा योगदान था, कुछ दुनिया की परिस्थिति भी थी। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उस धारा को जिस प्रकार जैसे प्रबोधन करना चाहिए उस प्रकार होता तो आज का दृश्य का कुछ अलग होता, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। दोषारोपण करने की बात नहीं, ये फैक्ट है। एक धारा थी, उन्होंने कहा कि ये सब होगा लेकिन अपने समाज में कुछ कमियां है, रूढ़ी कुरीतियों से ग्रस्त अपना समाज है, उसको आधुनिक शिक्षा का स्पर्श नहीं है, अंधविश्वासों से भरा है, उसको ठीक करना चाहिए। और इसलिए तरह तरह के सुधार आंदोलन अपने देश में हुए और कुछ आज भी चल रहे हैं। उनका परिणाम तो हुआ, प्रभाव तो हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ। अभी भी ऐसे सुधार के उपक्रम, सुधार के अभियान, सुधार के आंदोलन करने पड़ते हैं। और एक धारा थी जिन्होंने कहा कि पहले अपने मूल पर चलो, फिर से हम उसको भूल गए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, दो मुख्य नाम उसमें लिए जाते हैं, जिन्होंने अपने मूल पर समाज को खींचने का प्रयास किया। उसके चलते जो जो हुआ, इन पहले की 3 धाराओं सहित भारत में आज जो कुछ चल रहा है उस पर इनका प्रभाव है। कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वहां पर है, कहीं ना कहीं विचार का जो प्रवाह है वो वहां से जुड़ता है। परंतु ये चारों धाराएं चली जैसा भारत हमको चाहिए। 75 वर्ष आजादी के पूरे हुए, लेकिन हम अभी ऐसा नहीं कह सकते कि वैसा खड़ा हुआ। इसका कारण क्या है? संघ के निर्माता जो थे डॉक्टर हेडगेवार, वो इन चारों धाराओं में काम कर चुके थे। उनको हम जन्मजात देशभक्त कहते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये चिंगारी उनके मन में थी कि देश के लिए जीना चाहिए, देश के लिए मरना चाहिए।
स्वयं बचपन में ही अनाथ हो गए थे, दरिद्रता में आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन देश के लिए चलने वाले कामों में भाग लेना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और विद्यार्थी के नाते उनका जो कर्तव्य था अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से पूर्ण करना, उसमें अपने विद्यालय में पहले 10 में आना ये भी कभी उनका छूटा नहीं। वंदे मातरम आंदोलन 1905-6 में जो हुआ, उस समय उन्होंने नागपुर के सारे विद्यालयों में उस आंदोलन का संगठन किया। जब इंस्पेक्टर लोग स्कूल इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो हर क्लास में उनका स्वागत वंदे मातरम से होता था। चिढ़कर उन्होंने सारे विद्यालय बंद कर दिए। कौन इसके पीछे पता लगाने का प्रयास किया। 4 महीने स्कूल बंद रहे, पता नहीं लगा। अंत में कॉम्प्रोमाइज हो गया, जो अभिभावक गार्डियंस थे और सरकार इनमें, कि एक नॉमिनल अपॉलॉजी हो जाए स्कूल में एंटर करते समय गेट पर, और शिक्षक खड़ा रहे, वो पूछे गलत हुआ ना, माफी चाहते हो ना, तो मुंडी हिलाना, नॉमिनल अपॉलॉजी। स्कूल शुरू हुए, लेकिन 2 छात्र नागपुर के थे जिन्होंने ये भी करने का इनकार कर दिया कि भाई भारतवासी हम हैं, भारत माता हमारी, उसके स्वतंत्रता की बात को नकारना सपने में भी हम नहीं कर सकते। वो हमारा श्रद्धा स्थान है, वंदे मातरम कहना ये हमारा अधिकार है, और इसलिए हम सपने में भी उसको ना नहीं कर सकते, तो हम माफी कैसे मांगेंगे। तो स्वाभाविक वो दोनों रस्टिकेट हुए। उसमें एक डॉक्टर एडीवार थे जो बाद में डॉक्टर बने। फिर उस समय राष्ट्रीय विद्यालय चलते थे, उनमें जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। मैट्रिक में इस परिस्थिति में भी वो फर्स्ट क्लास में पास हुए। नागपुर के लीडर लोगों ने उनका ये स्पार्क देखकर, ये चिंगारी देखकर तय किया कि इनको कलकत्ता जाना चाहिए, मेडिकल पढ़ना चाहिए। मेडिकल की पढ़ाई का बहाना है, परंतु करना है वहां क्या, क्रांतिकारकों की कोऑर्डिनेशन कमेटी वहां है, अनुशीलन समिति, उससे संबंध स्थापित करना और क्रांति कार्य पश्चिम भारत में भी शुरू करना। तो उनकी योजना के अनुसार पास में पैसा न होते हुए भी चंदा करके जो थोड़ा जमा हुआ, उसके आधार पर डॉक्टर साहब कलकत्ता गए। किसी लॉज में जगह नहीं थी, तो अपने 2 मित्र एक कमरे में रहते थे, उनके बिस्तर के बीच की जगह में अपना बिस्तर लगाया और उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई भी अच्छी तरह पूरी की, फर्स्ट क्लास में हो गए, और क्रांतिकारक समिति से संबंध भी स्थापित कर लिया। स्वर्गीय त्रैलोक्यनाथ जी चक्रवर्ती, स्वर्गीय रासबिहारी बसु, इनके लिखे पुस्तकों में उनका उल्लेख आता है। उनका कोड नेम कोकेन था। कोकेन चंद्र एक जीवित वास्तविक व्यक्ति थे जो चंद्रनगर में रहते थे, लेकिन उनके नाम से इनका वहाँ का चलता। सीआईडी को पता लगा तो कोकेन को अरेस्ट करने वो चंद्रनगर जाके उनको लेके आई दूसरे को। ऐसी कहानी भी है वहाँ। ये सब उन्होंने किया, लेकिन क्रांतिकारक आंदोलन भी बंद हो गया। अनेक लूपहोल्स के कारण, अनेक कमियों के कारण अंग्रेज सरकार ने उसको दबाने में यश प्राप्त किया। इनकी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी हो गई। 3000 रुपये मासिक की एक नौकरी बर्मा में उनके लिए तैयार थी। प्रिंसिपल ने कहा, इन्होंने कहा मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने देश के लिए काम करने वाला हूँ, और इसलिए नागपुर वापस आए। चाचा जी ने विवाह के बारे में पूछा, चाचा जी को पत्र लिखा कि इस जीवन में मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी अनुशीलन समिति में प्रवेश करने के पहले कि यह जन्म मेरा देश के लिए है, अपने सुख का विचार अगले जन्म में करेंगे। और इसलिए कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था उसमें उन्होंने भाग लिया। 1920 में उस आंदोलन का प्रचार करते समय जो भाषण किए, उसके चलते सेडिशन का मुकदमा उन पर चला, और उसमें उन्होंने अपना डिफेंस दिया। डिफेंस देते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं डिफेंस दूंगा तो कोर्ट में मेरा और एक भाषण होगा, पत्रकार वगैरह आएंगे, और एक बार मेरे प्रचार की मुझे संधि मिलेगी।
और उन्होंने भाषण किया। वो भाषण करने के बाद जो जजमेंट आया उसमें जज ने लिखा कि जिन भाषणों के कारण इनको आरोप लगा है इन पर, उन भाषणों से इनका बचाव का भाषण ज्यादा सेडिशियस है। क्योंकि उन्होंने यहीं से शुरुआत की कि अंग्रेज लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, ये किस कानून के तहत कर रहे हैं, उनको किसने अधिकार दिया। स्वतंत्रता तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध हक है। मैंने लोगों को यही बताया है, स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय बताए हैं, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा है। जो आपके भाषण लिखने वाले लोग हैं उनको मराठी भी ठीक से नहीं आता, मेरे भाषण मराठी में हुए। आरोप तो आपका झूठा है, लेकिन ये कोर्ट भी बेकानूनी है। इस न्याय को, इस न्यायाधीश को, इस न्यायालय को मैं नहीं मानता, ऐसा उन्होंने कहा। और इसलिए उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास हुआ। सब ऐसे जो आंदोलन थे, क्रांतिकारकों का आंदोलन था, राजनीतिक जागृति के आंदोलन थे, समाज सुधार के काम थे, धर्म जागृति के काम थे, अपने मूल पर वापस आने के लिए, इन सब में उन्होंने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, कार्यकर्ता के नाते काम किया। कार्य पद्धति जान ली, कैसा काम करते हैं, समाज की स्थिति क्या है, ये करने से समाज में क्या होता है, ये सब उन्होंने जान लिया, अनुभव लिया। और इस लंबे समय के दौरान उनका इन सब काम में काम करने वाले जो श्रेष्ठ लोग थे, धुरीण थे, लीडर लोग थे, उनसे संपर्क आया, चर्चा भी हुई। उनकी यह सक्रियता संघ स्थापना के बाद भी कायम थी। संघ शुरू होने के बाद 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ। उस जंगल सत्याग्रह में भी वो संघ के सरसंघ चालक हो गए थे, उसको छोड़कर नया सरसंघ चालक नियुक्त करके आंदोलन में गए। वहां भी उनको 1 वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई। वो काटकर वापिस आए, फिर जो सरसंघ चालक बने थे उन्होंने अपना कार्यभार वापस कर लिया, फिर संघ का नेतृत्व किया। तो उनका अनुभव था। और इस दौरान सबसे बात हुई उनकी, सुभाष बाबू से, महात्मा जी से, लोकमान्य तिलक